नमस्कार। मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूं कादंबरी का उज्जैनी वर्णन। ये देखते हैं। स्फुरद उपवन लता कुसुम परिमल सुरभि समीरणा रणित सौभाग्य घंट आलोहित अंशुक पताक आबद्ध रक्त चामर विद्रुमये प्रतिभवनम उच्छ्रित मकरांकित मदन यष्टि केतु भी प्रकाशित मकर ध्वज पूजा। तो गद्यांश की व्याख्या करने से पहले हमको संदर्भ की आवश्यकता होती है, प्रसंग की आवश्यकता होती है, तब जाके हम व्याख्या लिख पाते हैं। तो संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश महाकवि बाणभट्ट विरचित कादंबरी के उज्जैनी वर्णन से लिया गया है। इसका प्रसंग आएगा प्रस्तुत गद्यांश में। महाकवि बाणभट्ट जी ने उज्जैनी का वर्णन किया है, तब जाके हम इसकी व्याख्या लिखेंगे। आइए व्याख्या के लिए देखते हैं। स्फुरद उपवन लता कुसुम परिमल सुरभि समीरणा, यहां तक देखेंगे क्योंकि कौमा लग चुका है। स्फुरद का माने चंचल, उपवन का मतलब होता है बगीचा। वहां के जो बगीचे हैं चंचल हैं। अब बगीचे चंचल कैसे हो गए? तो बगीचे में जो लताएं हैं, उन लताओं में कुसुम है, फूल हैं। उन फूलों में पराग है। परिमल माने पराग, पराग माने जो रस होता है फूलों में, पराग होता है, परिमल होता है। उस परिमल से सुरभि माने खुशबू निकलती है। उस खुशबू से युक्त वहां समीरणा माने, समीर माने वायु, वायु बह रही है। वहां की वायु कैसी है? खुशबू से युक्त है, सुगंधित वायु बह रही है वहां। कहाँ? उज्जैनी में। और सुगंधित वायु कहां से निकल रही है? पराग से। किसके पराग से निकल रही है? फूलों के पराग से निकल रही है। और फूल कहां से हैं? लताओं में हैं। लताएं कैसी हैं? कहां से? उपवन, बगीचे से हैं। और बगीचे कैसे हैं वहां? चंचल है। अब चंचल शब्द कैसे हो, क्या हो गया यहाँ पर? चंचल माने जानते हैं, क्योंकि बगीचा हमेशा, क्योंकि वायु भी है, बगीचा भी है, टहनियां भी है, फूल भी है, तो बगीचा जो है हिलोरे रहता है, हमेशा हिलता डुलता रहता है। इसलिए वहां पर स्फुरद चंचल शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। कैसे? क्रमबद्ध रूप से शब्दों को पिरोया गया है महाकवि बाणभट्ट जी द्वारा। यही उनकी लेखन शैली है। स्फुरद उपवन, चंचल बगीचे, बगीचे में लगी हुई लताएं, उन लताओं में लगे हुए कुसुम फूल, फूलों से निकलने वाली पराग, पराग से जो सुगंध खुशबू, उस खुशबू से युक्त वहां वायु बह रही है। चंचल उपवन लताओं के फूलों के परिमल से वायु सुगंधित है, वहां की सुगंधित वायु बह रही है वहां से। और सुगंधित वायु कैसे बह रही है? इतनी चीजें वहां पर आ चुकी हैं। तो पहली पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के हम अगला स्टेप देखेंगे। अब देखते हैं। रणित सौभाग्य घंट आलोहित अंशुक पताक आबद्ध रक्त चामर विद्रुमये प्रतिभवनम उच्छ्रित मकरांकित मदन यष्टि केतु भी प्रकाशित मकर ध्वज पूजा। तो यहां से लेकर के आप अगर देखेंगे तो कौमा यहां पर लगा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे ये सेंटेंस बड़ा है, लेकिन हम इस बड़े सेंटेंस को भी आसानी से सीखेंगे। और ये बड़ा सेंटेंस है, इसीलिए कादंबरी को सबसे जटिल पुस्तक माना, ग्रंथ माना जाता है। इतना बड़ा सेंटेंस है, वाक्य। इससे भी बड़े बड़े सेंटेंस आपको मिल जाएंगे। इसलिए बड़ा सेंटेंस को नजरअंदाज करते हुए आइए देखते हैं, इसको सरल बनाते हैं। तो यहां से यहां तक आपको अर्थ सीखना है। अब उस उज्जैनी में प्रतिभवनम माने प्रत्येक घर में, प्रतिभवनम माने प्रत्येक घर में, मदन माने बदन, विद्रुम माने वृक्ष,
मदन वृक्ष है। जहां से मैंने शब्द ले रखे हैं उन्हीं शब्दों को पहले देखेंगे, सीखना आपने इधर से यहां तक है। प्रतिभवनम माने प्रत्येक घर में, इसका मीनिंग आ गया होगा। विद्रुम, द्रुम माने पेड़ होता है, वृक्ष होता है, किसका वृक्ष? मदन का वृक्ष। इतना क्लियर है। तो उस उज्जैनी के प्रत्येक घर में मदन वृक्ष है। अब उच्छ्रितय मकर अंकितय, उच्छ्रितय मकर अंकितय। अब वहां वो जो मदन वृक्ष है उसमें मकर माने मछली से अंकित ध्वजाएं हैं। आराम से सुनिएगा, जरूर समझ में आएगा। तो उच्छ्रितय मकर अंकित, मकर माने मछली होता है, मछली अंकित, मछली से अंकित ध्वजाएं हैं, मतलब वहां ध्वजा झंडे हैं उस किसमें? मदन वृक्ष में। और उस झंडे में किसका चित्र है? मछली का चित्र है। उच्छ्रित है मकरांकित है, उस मदन वृक्ष में मछली से अंकित ध्वजाएं हैं। अब वहां पर क्या है? रणित मतलब मूंगे हैं, वहां पर मूंगे जड़े हैं, मूंगे लटक रहे हैं। कहां पर मूंगे? रणित माने मूंगे रहे, मूंगे कहां लटक रहे हैं? वहां पर, उस मदन वृक्ष पर। यहां से यहां तक मदन वृक्ष की बात चलेगी। तो मूंगे लटक रहे हैं। अगला देखते हैं, सौभाग्य घंटे, सौभाग्यशाली घंटे माने घंटियां भी लटक रही है उसमें। सुनते जाइए, आराम से समझ में आएगा। सौभाग्य घंटे माने, घंटे माने घंटियां, सौभाग्यशाली, सौभाग्य सूचक घंटियां लटक रही है। कहां पर लटक रही हैं? उस मदन वृक्ष में। अच्छा, आगे, लोहित अंशुक पताके, लोहित माने लाल रंग के, अंशुक माने रेशमी वस्त्रों से युक्त पताकाएं हैं। पताका माने पतंग। उसी उसमें किसमें? मदन वृक्ष में लोहित माने लाल रंग के रेशमी वस्त्र के पताकाएं हैं, पतंग हैं, पतंग भी लटके हुए हैं। पतंग तो आप जानते हैं लाल नीले पीले भी होते होंगे, लेकिन कैसे पतंग? लोहित माने लाल, लोहित है, लोहित माने लाल, कागज के नहीं, अंशुक, अंशुक माने रेशमी वस्त्र के, पताका माने पताके हैं। लाल रेशमी वस्त्रों के पताका कहां पर लटक रहे हैं? मदन वृक्ष पर लटक रहे हैं। अगला देखते हैं, आबद्ध रक्त चामर है, और रक्त चामर भी हैं। चामर जानते हो, चंवर, चंवर कहते होंगे, और ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। लाल रक्त माने लाल, चंवर माने कपड़ा, एक लाल कपड़ा। जैसे किसी मंदिर में जाते हैं हम, एक वहां पर पेड़ भी मिल जाता है हमको, उस पेड़ में हम एक लाल कलर का कपड़ा बांध आते हैं। अधिकतर मंदिरों में ऐसा देखने को मिलता है। तो रक्त चामर है माने वहां पर उस मदन वृक्ष में रक्त चामर बधे हैं। बांधते होंगे आप भी, नहीं बांधते होंगे, देखा होगा आपने किसी मंदिर में, वहां पर एक कोई पेड़ होगा, कोई ना कोई, तो उस पेड़ में बहुत ज्यादा लाल कलर के चंवर बधे होते हैं। चंवर ही कहते हैं हम लोग उसको, रक्त चामर बधे हैं। ठीक हो गया इतना? तो इतनी बातें वहां पर हुई, किसमें? मदन वृक्ष पर। वहां के प्रत्येक घर में मदन वृक्ष है, उसमें मछली की आकृति के झंडे यानी कि ध्वजाएं हैं, वहां पर मूंगे लटक रखे हैं, वहां पर सौभाग्य सूचक घंटियां लटक रखी हैं, वहां पर लाल रेशमी वस्त्र के पताकाएं हैं, वहां पर रक्त चामर बंधे हुए हैं। ऐसा लगता है, यष्टि केतु भी प्रकाशित मकर धतु पूजा, ऐसा लगता है कि ऐसा प्रकाशित होता है, ऐसा प्रकट होता है, ऐसा इससे ऐसी जानकारी मिलती है कि वहां पर मकर ध्वज पूजा, कामदेव की पूजा हो रही है। अंत में मैंने क्या बोला आपको? वहां पर जितना भी मैंने वर्णन किया, इससे प्रतीत होता है कि वहां पर कामदेव की, मकर ध्वज बने कामदेव, पूजा बने पूजा, प्रकाशित बने प्रकाशित होता है, प्रतीत होता है।
कि वहां पर कामदेव की पूजा हो रही है। अब कामदेव की पूजा में मदन वृक्ष चाहिए। अगर आपने कामदेव की पूजा नहीं की, नहीं सुना, तो आज देख लीजिएगा, यहां पर कामदेव की पूजा का वर्णन है। मकर ध्वज पूजा हो रही है। मकर ध्वज पूजा के लिए क्या होता है, प्रत्येक घर में मदन वृक्ष है। उस मदन वृक्ष में क्या है, मछली के आकृति के ध्वजाएं हैं, के हैं, सौभाग्य सूचक घंटियां हैं, लाल रेशमी वस्त्र के पताका हैं, पतंग हैं, और जितना भी मैंने बोला, इससे प्रतीत होता है कि वहां पर कामदेव की पूजा हो रही है। पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। प्रत्येक शब्द का अध्ययन करेंगे तब जाकर के आपको ये समझ में आएगा। और वैसे भी आपको कामदेव की पूजा किस तरीके से होती है, यहां पर उसको याद कर लीजिएगा। तो मकर ध्वज पूजा के बारे में आपको वैसे भी अलग ढंग से भी याद हो जाएगा। तो मकर ध्वज पूजा में क्या होता है, कामदेव का वृक्ष होता है, कामदेव के वृक्ष की पूजा होती है। उसमें मछली की आकृति के झंडे होते हैं, मूंगे होते हैं, सौभाग्य सूचक घंटियां होती हैं, लाल रेशमी वस्त्र के पताकाएं होती हैं, रक्त चामर होते हैं। आइए देखते हैं आपको यह गद्यांश कितना समझ में आया 5 प्रश्नों के माध्यम से। नंबर 1, स्फुरद उपवन का संधि विच्छेद कीजिए। आपको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो शब्द लिखा है, इसका संधि विच्छेद करना है। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 2, मकर ध्वज किसे कहते हैं? अभी अभी आपने पढ़ा मकर ध्वज किसको कहा जाता है। मकर ध्वज किसे कहते हैं, शायद आपको आ जाएगा अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा होगा, और नहीं आ रहा है तो पुनः एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। सारा उत्तर, इसका भी उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने वहां पर अच्छी तरीके से इसको बता रखा है। मकर ध्वज किसे कहते हैं, इसका भी उत्तर मिल जाएगा। उत्तर नहीं आने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो इसलिए सामान्य जानकारी के लिए मैंने ये 5 प्रश्न यहां पर लिखे हैं, ताकि आप कम से कम इतना तक भी सीख पाए। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है? आपको मालूम है इस गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश किस ग्रंथ से लिया गया है? ये तो संदर्भ में बता दिया था मैंने किस ग्रंथ से लिया गया है। लास्ट प्रश्न है, पराग के लिए प्रयुक्त शब्द बताइए। इस गद्यांश में मैंने पराग बोला होगा, उसके लिए कौन सा शब्द है संस्कृत में, वो शब्द आपको यहां पर लिखना है। एक नई जानकारी आपको बता देता हूं, लेखन शैली, लेखन के पर्पस से। तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत जगह बहुत बच्चे ये गलती करते हैं। मैंने जो पहला प्रश्न लिखा है, स्फुरद उपवन का संधि विच्छेद कीजिए, यहां पर पूर्ण विराम लगा रखा है। और दूसरे प्रश्न है, मकर ध्वज किसे कहते हैं, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है। ऐसा क्यों किया, जबकि ये 5 के 5 प्रश्न हैं और 3 जगहों पर मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है और 2 प्रश्नों पर मैंने पूर्ण विराम लगा रखा है। अगर आप ऐसा क्यों किया इसके विषय में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर नहीं जानते हैं तो ये भी जानते हैं, पूछ सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये कैसे। तो मैं ये चीज आपको अगली वीडियो में, अगर बहुत से लोगों को नहीं आएगा तो अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये चीज क्यों लगाई जाती है। यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, और कतिपय बच्चे क्या करते हैं 5 के 5 जगहों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, और कतिपय बच्चे क्या करते हैं 5 के 5 जगहों पर पूर्ण विराम लगा देंगे, और कतिपय बच्चे क्या करते हैं छोड़ देते हैं। तो इसका महत्व है
तो जैसा कि मैंने कहा कि इस विषय पर भी आप इस वीडियो को देखने के बाद या देखते देखते कमेंट जरूर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।